बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 39 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या इससे मेरे शुबहात की तस्दीक नहीं हुई? और क्या मुझे अपने वालिद के इंतकाल पर कत्ल का जो गुमान था वो बेसबब था? और उस पुरइसरार वारदात ने ऐसे बहुत से सवालात को जन्म दिया था जो मेरे जहन से बिलवास्ता तौर पर दूसरों के जहन में मुंतकिल हो गए थे। डॉक्टरों ने हंगामी तौर पर एक ज़िंदगी को बचाने की इक़दामात किए और उन्होंने अपने मातहत अमले को हुक्म दिया कि गोरगन को फ़ौरन गाड़ी में पहुंचा दिया जाए। निगरानी करने वाले मजिस्ट्रेट ने कुछ देर सोचने के बाद बाकी लोगों को इंतज़ार करने के लिए कहा और ख़ुद भी डॉक्टरों के साथ हो लिया। बाकी कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। उसने चलते चलते कहा, हम अभी वापस आएंगे। हम ये केस एमरजेंसी के सुपुर्द करने से पहले वापस नहीं आ सकते। एक डॉक्टर ने घड़ी देखी। उसके बाद लंच का वक्त हो जाएगा। मुझे भी तो एमरजेंसी वार्ड में पुलिस का पहरा बिठाना है, मजिस्ट्रेट ने कहा, ताकि कोई गैर मुतलका शख्स इसके करीब ना जाए और ना इससे बात करे। इस मुकदमे की तफ्तीश अलग होगी। पुलिस सर्जन अपनी जिम्मेदारियां समझता है। उसी डॉक्टर ने कहा। उनके दरमियान ये इख्तलाफ राय सिर्फ इस बात पर था कि मजिस्ट्रेट भी डॉक्टरों के साथ जाने पर मुसर था। मैं उनके पीछे हो लिया और साथ चलने लगा। मैं नहीं शाहिद हूँ। मुझे पुलिस सर्जन को नहीं, मुतलका SHO को हिदायत देनी है FIR के सिलसिले में, मजिस्ट्रेट ने कहा। अगर खुदा न खास्ता ये रास्ते में या हॉस्पिटल में पुलिस के आने से पहले मर गया और मरने से पहले इसने कोई बयान देना चाहा तो मेरे सामने दे सकेगा। मजिस्ट्रेट साहब, मैंने कहा, जिसने भी इस बूढ़े गोरकन की जान लेनी चाहिए थी वो हॉस्पिटल में भी इसको कत्ल कर सकता है या करा सकता है। खुदा करे ये जिंदा बच जाए ताकि चंद सूरतों को शिनाख्त कर सके। किन सूरतों को? मजिस्ट्रेट ने बेरे दखल दर माकूलात पर बुरा मान के कहा। तुम जानते हो किसी को? फिलहाल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने कहा। अगर ये जिंदा रहा और इसकी जान की हिफाजत के इंतजामात गैर मौसर साबित ना हुए तो मैं कुछ लोगों को या उनको तस्वीर पेश कर सकूंगा। व्हाट नॉनसेंस, एक डॉक्टर ने कहा। हॉस्पिटल में कत्ल करना और कराना ये सब फिल्मों में होता है। दिस इज नॉट ऑल नॉनसेंस, मैंने कहा। आपको असल हकायक का इल्म होता तो आप कभी ऐसी बात ना कहते, लेकिन आपका क्या कसूर? आपने सिर्फ फिल्में देखी हैं या पोस्टमार्टम किए हैं जिनसे जिंदगी के हालात का पता नहीं चलता। ठहर जाइए मिस्टर सिकंदर, मजिस्ट्रेट ने अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। यह ठीक है कि डॉक्टर साहब को इन हालात का इल्म नहीं जिनकी वजह से ये कब्र दोबारा खोदने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन ज़रा अकल से काम लीजिए। हॉस्पिटल में पुलिस की मौजूदगी में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जो हिफाजती इंतजामात करूंगा वो कैसे गैर मौसर हो सकते हैं, इसका बेहतर जवाब SSP जामन रिजवी दे सकते हैं, मैंने कहा। और वो मजिस्ट्रेट और जज साहिबान भी दे सकते हैं जिन्होंने बिसराबिया कारी एडवोकेट के घर की तबाही का मंजर देखा है। मेरा ख्याल है खबर तो आपने पढ़ी होगी। ऑल राइट, मजिस्ट्रेट ने लाजवाब होकर कहा। क्या चाहते हैं आप? जो कुछ मैं चाहता हूँ बता चुका हूँ, मैंने कहा। इस शख्स को बाद में जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये खुद अपने केस में और मेरे केस में इस सगासा का सबसे अहम गवाह है और इसलिए मुझे अंदेशा है कि कातिल फिर कोशिश करेंगे। किसके कातिल? कौन कातिल? मजिस्ट्रेट ने कहा। नाम लो उनका, मैं उनको हॉस्पिटल बुलवा लेता हूँ तुम्हारी मौजूदगी में। एक डॉक्टर की कार बूढ़े गोरकन को ले जा चुकी थी। दूसरे डॉक्टर ने मजिस्ट्रेट के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल रखा था और इंजन स्टार्ट किए मुंतजिर था। मैंने इशारे से उसको जाने के लिए कहा। मैं मजिस्ट्रेट साहब को अपनी गाड़ी में लेकर आता हूँ, मैंने कहा। मजिस्ट्रेट ने थोड़ा सा मुंह बनाया मगर डॉक्टर ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और कार रवाना हो गई। मैं डॉक्टर के सामने कोई बात नहीं कर सकता था, मैंने कहा। तमाम वाक़यात का खुलासा पेश करना भी नामुमकिन है, लेकिन मैं एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे वालिद के कातिल और गोरकन को जिंदा दरगोर करने वाले एक ही हैं। उनका सबूत बाद में मैं दूंगा और गोरकन जिंदा रहा तो ऐन मुमकिन है उनको पहचान भी ले। मैं उनके नाम आपको लिख कर दूंगा और आप अगर कानून की ताकत और तमाम वसाइल इस्तेमाल करके उन्हें गोरकन के सामने ले आए। अगर का क्या सवाल है? मजिस्ट्रेट ने चिढ़कर कहा। मजिस्ट्रेट साहब, मैंने बड़े तलख तजरीबात के बाद ये बात कही है, मैंने कहा। अव्वल तो वो आएंगे नहीं, शायद मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिलेंगे तो उस वक्त जब वक्त गुजर चुका होगा। वो गोरगन की ज़िंदगी में इसके सामने नहीं आएंगे और वो इसके मरने के बाद तो आ सकते हैं मगर उससे पहले नहीं। अब आप कोशिश करके देखिए गोरकन को जिंदा रखने की और उन्हें बुलवाने की। मैं आपके साथ चलता हूँ। देर तो आपको हो ही गई है, चंद मिनट की ताखीर और सही। मजिस्ट्रेट ने नफी में सारी लाया। वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। मैं आपको बिला वजह नहीं रोक रहा हूँ, मैंने कहा। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को अहमियत दें और ये समझ लें कि मामलात कितने संगीन हैं। इस बात को अपनी ज़ात तक महदूद रखिएगा। हिफाजती इंतजामात में राबिया कारी को घर पहुँचाने के लिए भी किए गए थे और बज़ाहिर बहुत इत्मीनान बख्श थे। नामालूम अफराद ने धमकी दी थी कि वो राबिया कारी एडवोकेट की वालदा का जनाजा उठने से पहले ही घर को उड़ा देंगे और ये धमकी खामोशी से दी गई थी। चुनांचे हिफाजती इंतजामात भी राजदारी से किए गए थे, लेकिन वो सब बेसुध साबित हुए। तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? मजिस्ट्रेट अब बर्म होने लगा था। मैं खुद तोप लेकर खड़ा हो जाऊंगा या फौज को तलब कर लूंगा? योर ऑनर, आप एक नज़र कब्र में झांक लें, मैंने यकलख्त लहजा बदल के कहा।
मेरा ख्याल है फिर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा और ये लोग भी भूखे प्यासे कब्रिस्तान में खड़े रहने और बिला वजह इंतजार करने की तकलीफ से बच जाएंगे। कब्र में अब कुछ भी नहीं है। मजिस्ट्रेट का मुंह हैरत से खुला रह गया और उसने मुझे यूं देखा जैसे उसे मेरी ज़हनी कैफियत के नॉर्मल होने पर शुबा है। कब्र तकरीबन खोदी जा चुकी है। मैंने उसी लहजे में कहा, एक तख्ता हटा के देखने से मालूम हो जाएगा कि मेरी बात किस हद तक दुरुस्त है और उसके बाद आपके लिए मेरे अंदेशों पर एतबार करना ज़रूरी हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे वालिद की लाश कब्र में नहीं होगी? जी, मैंने कहा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गुज़िश्ता रात कुछ लोग गोरकन के पास आए। उन्होंने जोरे बाजू से गोरकन को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो कब्र खोदे और मेरे वालिद की लाश का ढांचा उनको निकाल दे। उनको खबर मिल चुकी होगी कि सुबह कानूनी तौर पर लाश को निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम करने के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। दोबारा पोस्टमार्टम होता तो यह साबित हो जाता कि मेरे वालिद की मौत कुदरती नहीं थी बल्कि उनको वाकई कत्ल किया गया था। गोरकन ने एक दो तख्ते हटा के ढांचा कफन समेत खींच लिया होगा और उन लोगों के हवाले कर दिया होगा, मगर बूढ़ा गोरकन खुद बाहर ना आ सका। अगर ये काम उसने लालच में किया था तो इनाम की जगह उसको ये सिला मिला कि अपने ही बेलचे की एक ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया और मारने वाले उस पर मट्टी डाल के और कब्र को फिर बराबर करके चले गए, इस यकीन के साथ कि गोरकन खुद ही मर जाएगा, मगर कुदरत के किसी बोइज़े ने उसे जिंदा रखा। ऐन मुमकिन है गोरकन से ये काम ज़बरदस्ती करवाया गया हो, रिवाल्वर दिखा के। जब वो होश में आएगा तो उसका बयान मेरे ख्याल की तायद करेगा, मगर उसका होश में आना और जिंदा रहना यकीनी नहीं, कम अज़ कम मेरे लिए। लेकिन कब्र में देखने के बाद तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ बाकायमी होश व हवास कह रहा हूँ। मजिस्ट्रेट कुछ देर मेरी सूरत देखता रहा और तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा। फिर उसने सर हिलाया, बात एक नज़र देखने की है तो मैं 5-10 मिनट की ताख़ीर का ख़तरा बोल दे सकता हूँ। उसने कब्रिस्तान की तरफ पलटते हुए कहा, जो लोग हमारे कब्रिस्तान से रुखसत हो जाने के बाद मायूसी और नागवारी के जज्बात का शिकार थे और ये समझे बैठे थे कि अब 2 घंटे से पहले हमारी वापसी का कोई इम्कान नहीं, कुछ हैरान हुए होंगे। उन सब की मौजूदगी में कब्र के 2 तख्ते हटाए गए जिन पर से गोरकन को हटाया गया था। नीचे के निस्बतन कम चौड़े और ज़्यादा तारीख खला में झांकने वाला पहला शख्स खुद मजिस्ट्रेट था। उसने चंद मिनट अंधेरे में घूरने के बाद जेब से लाइटर निकाल कर सुलगाया और हाथ को नीचे ले गया। फिर उसने सर को खाली जगह में डाला, यूं कि वो खुद घुटनों के बल ऊपर के तख्तों पर रहा। उसके एक हाथ ने कब्र की दीवार का सहारा लिए रखा और उसने तकरीबन उल्टा लटक कर लाइटर की रोशनी में बाकी मानदा तख्तों के नीचे की जगह देखी। वहाँ कुछ भी नहीं था। बाहर आके उसने मेरी तरफ देखे बगैर सिर्फ सारी लाया और दूसरे गवाहों को तलब कर लिया। आप लोगों के हल्फिया बयान के मुताबिक ये कब्र वजीर खान मरहूम वल्द रईस खान मरहूम की है। उसने फाइल में से पढ़ना शुरू किया जो पेशकार ने आगे बढ़ा दी थी, लेकिन वाकयाती शहादत से ये बात साबित नहीं होती थी। मैं देख चुका हूँ और अब आप लोग बारी बारी नीचे उतर कर मेरी तरह देख सकते हैं कि कब्र में कोई मदफून नहीं है। बाकी कार्रवाई 10 मिनट में पूरी हो गई। मजिस्ट्रेट ने फाइल पर मुख्तसरन लिखा कि अदालत के हुक्म पर वजीर खान वल्द रईस खान की लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए कब्र खोदी गई। मेडिकल बोर्ड के अलावा कब्र की निशानदेही करने वाले 3 अफराद की मौजूदगी में पहले कब्र के अंदर से गोरकन बरामद हुआ, जिसे बज़ाहिर किसी ने कब्र खोद के दबा दिया था। वो जिंदा पाया गया, चुनाचे हॉस्पिटल ले जाया गया और इस मुकदमे के सिलसिले में मजीद कार्रवाई जारी रखी गई, जिसके नतीजे में तमाम गवाहों ने वजीर खान मरहूम वल्द रईस खान मरहूम की लाश को गैर मौजूद पाया। चुनाचे पोस्टमार्टम के अहकामात मनसूख किए जाते हैं। लाश की अदम मौजूदगी और गोरकन पर इक़दाम कत्ल के सिलसिले में नामालूम अफराद के खिलाफ तफ्तीश और मुकदमा दर्ज करने के अहकामात सादर किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। फाइल पर बारी बारी हम सब ने अपने दस्तखत सब्त किए, लेकिन सबसे पहले मोहब्बत खान ने कहा, कसम खुदा का हम पागल नहीं है मगर हो जाएगा, अल्लाह हम सब को माफ़ करे। बंदा गलती कर सकता है लेकिन हम तो रात का वक्त भी इस कब्र पर आया है, हम दिन में धोखा नहीं खा सकता। तकरीबन इन्हीं ख्यालात का इज़हार बाद में दूसरे गवाहों ने भी किया, लेकिन मोहब्बत खान ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा था। उसने मजिस्ट्रेट की तरफ से कार्रवाई ख़त्म होने का ऐलान सुन के भी बोलना जारी रखा। ओ यारा, क़यामत कब आएगा? वजीर खान मर गया, सलामत शाह कत्ल हो गया, उसको जालिमों ने टुकड़े टुकड़े करके बक्स में डाल दिया। वजीर खान का लाश ले गया, मलून खंजीर शैतान का बच्चा, कसम खुदा का हमको एक भी मिल जाए तो हम उसका 1000 टुकड़ा करा देगा, उसकी हड्डियां कुत्तों को डाल देगा, उसका खून पी जाएगा, उसका सारा खानदान का खाना खराब हो। दूसरे लोगों ने उसे खामोश रखने की बेसुध कोशिश की, मगर मजिस्ट्रेट ने उसकी बातों का कोई नोटिस नहीं लिया। वो जानता था कि ये धमकियां ज़हन के शदीद सदमे से मुतासर होने का नतीजा है। वो सीधा साफ दिल साफ गो आदमी था जो मसलत के तकाज़े समझने से ज़्यादा अपने हकीकी जज्बात के इजहार पर मजबूर था। उसका दिल इंसान की बेज़मीरी और अखलाकी दिवालियापन पर खून के आंसू रो रहा था, तो वो कैसे खामोश रह सकता था।
दूसरी बार कब्रिस्तान से बाहर आके मैंने अपने गवाहों से माजरत चाही कि मैं उनको वापस कार में नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे मजिस्ट्रेट साहब के साथ जाना है। मैंने उन्हें टैक्सी का किराया पेश किया और शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कानों को हाथ लगाया और तौबा तौबा करते चले गए। कब्रिस्तान में पुलिस वाले कनातें समेट रहे थे और बाहर एक ट्रक खड़ा था। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और मोहसिन ने ड्राइविंग शुरू की। मैं मजिस्ट्रेट के साथ पीछे की सीट पर इसलिए बैठा था कि मुझे उससे बातें करनी थी। तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि तुम ज़हीन आदमी हो, मजिस्ट्रेट ने कहा। ज़हीन या बदकिस्मत, मैंने तलखी से कहा और हंसा। किस बाप के बेटे ने ये ज़हनी अजियत बर्दाश्त की होगी? मेरा मतलब कुछ और था, मजिस्ट्रेट ने जल्दी से कहा। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदाजे गलत नहीं हैं। अब मुझे उस गोरगन की हिफाजत के लिए वाकई सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे। खुद तोप लेकर बैठना पड़ेगा या फौज को तलब करना पड़ेगा। मैंने तन से मजिस्ट्रेट के अल्फाज दोहराए। तो मुझे वो नाम तो बता दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मशकूक अफराद को गोरगन के होश में आते ही तलब कर लूं। मजिस्ट्रेट ने शर्मिंदगी से बचने के लिए मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम FIR में उनके नाम लिखवाना चाहो। नो सर, मैंने कहा, मैं किसी का नाम FIR में नहीं लिखवाऊंगा, इसलिए कि मुझे अपनी तवानाई और ज़हनी जिस्मानी सलाहियत मजीद मुश्किलात और उलझनों में पड़ने की खातिर सर्फ करने का कोई शौक नहीं है। मैं जानता हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होगा वही जो मैं बता चुका हूँ। ये इल्म गैब का दावा नहीं, क्या साराई की बात है। नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो पता भी नोट कर लें, लेकिन एक बात जहन में रखें, मैंने आपसे कोई बात नहीं की कब्रिस्तान में ना बाहर आके। मैं तो आपके साथ कार में भी इसलिए बैठ गया था कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना था और मोहसिन मेरा दोस्त आज सुबह किसी से ये कार मांग लाया था। फिर मैं किसी को कैसे बुला सकता हूँ? मजिस्ट्रेट ने अपनी बेबसी से कहा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझ पर वही नाजिल हुई थी। अगर वो गोरकन होश में आ जाए तो कोई मसला नहीं। आप कह सकते हैं कि उसने ये नाम खुद लिए थे और उसने एक कार का नंबर भी याद रखा था जो आपने नोट कर लिया। आप चंद मिनट उसके साथ अकेले रह के बाहर आ सकते हैं, कोई आपकी मुलाकात को गलत नहीं कह सकता, मैंने कहा। मजिस्ट्रेट ने नफी में सारी लाया। गोरगन कह सकता है कि ये सब झूठ है क्योंकि ना उसने किसी का नाम लिया ना किसी कार का नंबर बताया। फिर मैं क्या जवाब पेश करूंगा? मजिस्ट्रेट ने सिगरेट चलाई कि मैंने उन लोगों को क्यों बुलाया था? अगर तुम बिला वजह मुश्किल में पड़ने से डरते हो तो मुझसे क्यों तवक्को रखते हो कि मैं अपने इख्तियारात से तजावुज़ का खतरा मोल लूंगा? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक मुनसफ हूँ। मेरा काम इंसाफ करना है। तुम इंसाफ मांग सकती हो अगर तुम में हिम्मत हो। हिम्मत ना होने का मतलब यह है कि तुम्हें खुद अपनी बात पर या अपनी ज़ात पर एतमाद ही नहीं है। फिर मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूँ? मुंतकी एतबार से मजिस्ट्रेट की बात गलत ना थी। मैं कुछ देर सोचता रहा। मेरा जहन ये जुआ खेलने से पहले हार जीत के इम्कानात का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। अगर मेरा अंदाज़ा गलत हुआ तो क्या होगा? अगर डी सिल्वा, चौधरी दिलावर या उस्ताद पीडरू सामने आ गए और गोरकन ने उनको शनाख्त ना किया, जानते बूझते भी वो इनकार कर सकता है। असबाब वही हो सकते हैं, यानी वो बिक गया हो या खौफ से मजबूर हो जाए। ये भी हो सकता है कि उन तीनों ने चेहरा छुपा के रखा हो या वो खुद वाकई सामने ना आए हों, उन्होंने किसी और को भेजा हो। आखिर वो तीनों क्या करेंगे? यही कहेंगे ना कि मैंने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उनका नाम लिया। ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर हित तक इज्जत के हर जाने का एक और केस कर देंगे। आप नाम पता नोट कर लें, मैंने अचानक कहा। मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं FIR में भी उनका नाम मशकूक अफराद की फहरिस्त में लिखवाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि वो मशकूक हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये हरकत उन्हीं में से किसी की हो सकती है। मुझे शुबह है कि मेरे वालिद को कत्ल करवाने वालों में भी वही लोग शामिल हैं। एक न एक दिन तो मुझे दुनिया के सामने और अदालत में अपनी उंगली उठा के उन पर यह इल्ज़ाम आयद करना ही है, ख्वाह मैं निज़ाम इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उनको मुल्ज़िम साबित ना कर सकूं। किसी भी मुअज़्ज़ज़ और शरीफ या बेकसूर आदमी पर इल्ज़ाम आयद करना और सबूत पेश ना करना भी जुर्म बन जाता है मिस्टर सिकंदर, मजिस्ट्रेट ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, मैंने कहा, लेकिन मुझ पर तो कत्ल का इल्ज़ाम है। इसके मुकाबले में ये जुर्म क्या है? जहाँ शेर वहाँ सवा शेर। सिकंदर, मोहसिन ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। कोई लाश को लेकर कहाँ जा सकता है? कहीं भी जा सकता है। हड्डियां दरिया में बहाई जा सकती हैं, जलाई जा सकती हैं, दबाई जा सकती हैं, मैंने कहा। मसला आसानी से हल होने वाला हो तो मुश्किल तरीका कोई इख्तियार नहीं करता, मोहसिन बोला। आधी रात को दरियाए रावी के किसी वीरान किनारे पर जाना या किसी जगह हड्डियों का अलाव रोशन करना दोनों मुश्किल काम है। दफन करना ज्यादा आसान है, और अगर खुदी हुई कब्र मिल जाए तो ये बोझ ढोने की भी क्या जरूरत है? क्या मतलब है तेरा? उन्होंने हड्डियां इसी कब्रिस्तान में दफन कर दी होंगी? मैंने गौर करते हुए कहा। हाँ, मैंने एक बात नोट की थी। मोहसिन ने सड़क पर नजर रखी। जब तू कुछ देर के लिए बाहर गया था तो मैं टहलता हुआ आगे चला गया था। मेरा ख्याल था सब लोग 2 घंटे से पहले क्या वापस आएंगे। आगे 2 तैयार कब्रें हैं, खुदी हुई मगर खाली। यूं समझ लीजिए कि रेडीमेड कब्रें। अगर अचानक कोई मैयत आ जाए या कोई कब्र खुदवाने के लिए आए तो उसे दिखा दी जाए। गोरकन फारग हों तो ये काम कर लेते हैं। बाजू का तमाम दिन खाली गुजर जाता है। किसी रोज 4-6 जनाजे आ जाते हैं तो मुश्किल पड़ जाती है।
औसतन 6.5 फुट लंबी कब्रें थी। ये बात गोरकन बता सकता है कि कल शाम रेडीमेड कब्रों की तादाद क्या थी, 3 या 2। कार्म्यू हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल होने तक हम में से किसी ने कोई बात नहीं की। मोहसिन ने जो कुछ कहा था बिल्कुल वादे था। मेरे वालिद वजीर खान मरहूम की लाश असल कब्र से निकाल के दूसरी जगह दफन कर दी गई थी, लेकिन उस दूसरी कब्र को खोदना तकरीबन नामुमकिन था। यह सिर्फ क्या साराई की बात थी। मेरे या मोहसिन की यकीन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 गवाह खल्फिया बयान देकर वजीर खान की कब्र की निशानदही कर चुके थे। दूसरी कब्र के बारे में अल्फिया बयान देने कौन आता कि यह भी वजीर खान का मदफन है। मैं कैसे साबित कर सकता था कि लाश मुंतकिल कर दी गई है। अदालत सबूत मांगती है, शहादत तलब करती है और कानून बहरहाल ज़ाब्तों का पाबंद है। बिलफर्ज महाल ये सारे मरहले तय हो जाएं तो उस दूसरी कब्र से निकलने वाले ढांचे को वजीर खान मरहूम कौन साबित करता और कैसे? बाहर के मुल्कों में तो माहिरीन के पास रिकॉर्ड होता है। फिंगरप्रिंट जिंदगी में सबूत फराम करते हैं तो मरने के बाद हड्डियों के खाक होने तक दांतों की साख से शनाख्त की जाती है और हर शख्स के दांतों की साख्त की फिल्में उसके डेंटिस्ट के पास रहती हैं, बल्कि जदीद तरीका फिंगरप्रिंट का नहीं, डिजिटल स्ट्रक्चर के रिकॉर्ड का है। यहाँ कामयाब दंदान साज फुटपाथ पर बैठते हैं और BDS घास खोदते हैं। तिलिस्माती मंजन भी उस वक्त लगाया जाता है जब दांतों का दर्द रात भर दूसरों को जगाए रखे। पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड नहीं है। मैंने डेंटल स्ट्रक्चर की बात की तो अच्छे खासे माकूल लोग शर्मिंदा करेंगे कि मियां लंदन में नहीं बैठे हो। मोहसिन ने मेरे कंधे पर थपकी दी तो मैं चौंका। कार इमरजेंसी वार्ड के पार्किंग एरिया में खड़ी थी और मजिस्ट्रेट बाहर खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। मोहसिन, मैंने कहा, वो जो बात की थी ना तूने, 3 रेडीमेड कब्रें थी, कल रात या 2 उसको भूल जा। मैं तुझे बता सकता हूँ कि कल रात 3 कब्रें थी, मगर फायदा झूठ तो खुद बखुद साबित हो जाएगा। बता लीजिए कि लाश किसी ने दूसरी कब्र में मुंतकिल नहीं की, लेकिन यही बात सच हो तब भी सच साबित नहीं की जा सकती। ऑफ द रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुमसे हमदर्दी है और मेरा भी ख्याल यही है कि तुम्हारे दोस्त ने सही समत में क्या सराई की है, लेकिन ये मेरे लिए इत्मीनान की बात है कि तुम्हें मेरी मजबूरियों का एहसास है। आई विश कि मैं कुछ कर सकता। वो अचानक पलटा और तेज तेज कदमों से चलता अंदर गायब हो गया। वो भी आम इंसानों की तरह अच्छा आदमी था, चुनाचे मजबूर था। बूढ़े गोरकन को इस सरसे में साफ सुथरे बिस्तर पर मुंतकिल कर दिया गया। उसके जिस्म की सारी गलादत साफ की जा चुकी थी और उसका गलीज लिबास उतार के उसे हॉस्पिटल के कपड़े पहना दिए गए थे। डॉक्टरों की एक टीम ने उसकी जान बचाई और उसे ऑक्सीजन दी जा रही थी। वो एक अलहदा कमरे में था जहाँ 2 डॉक्टरों की मदद करके 3 नर्सें मौजूद थी और उनमें से ग्लूकोज की ट्यूब लगाने के बाद स्टैंड से मुअल्लक थैली को ठीक कर रही थी। दोनों डॉक्टरों में से एक पुलिस सर्जन था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ। डॉक्टर साहब, पुलिस को तलब किया है आपने? मजिस्ट्रेट ने कहा। मैं इस इलाके का मजिस्ट्रेट हूँ। डॉक्टर ने सर हिलाया। मैंने हालात मालूम होते ही केस दर्ज कर लिया था, लेकिन ये आपके थाने वाले, मैंने यहाँ फ़ोन किया तो जवाब मिला कि वारदात म्यानी साहब के इलाके में हुई है, वहाँ के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अभी तक तो कोई आया नहीं है। उनको मैं बुलवा लेता हूँ अभी, मजिस्ट्रेट ने कहा। यह बताइए मरीज की क्या पोजीशन है? ओह, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर ने कहा। बूढ़ा बहुत सख्त जान है, शाम तक बात कर सकेगा। आपके ख्याल में ये कितनी देर तक दफन रहा? मैंने अंग्रेजी में कहा। और बच कैसे गया? डॉक्टर ने पलटकर मुझे गौर से देखा और अपने मखसूस अंदाज में कंधे हिलाए। क्या कहा जा सकता है इसे? मोइज़े खुदा की कुदरत। ऐसे गैर मामूली वाक़यात होते रहते हैं जिनसे आदमी को ज़िंदगी और मौत पर अपना इख्तियार ना होने का एहसास रहे। जलजले में इमारत मसमार हो जाती है और मलबे में से एक बच्चा अंगूठा चूसता बरामद होता है जिसे खराश तक नहीं आती। घर में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है सिवाय एक कुरान मजीद के। इस केस में भी अकल की मदद से कोई यकीनी वजाहत नामुमकिन है। सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है कि ज़मीन में कहीं किसी जानवर ने सुरंग बना रखी थी, मसलन बिज्जू ने या नेवले ने या किसी चूहे ने या गरगट ने बिल बना लिया था जिसमें से ताज़ा हवा पहुंचती रही। लेकिन असल मदद तकदीर ने की। इसका चेहरा साफ था और मुझे बताया गया है कि यह किस पोजीशन में बैठा हुआ था। इसके मुंह पर मट्टी नहीं पड़ी थी। सांस लेने के लिए इसकी नाक और मुंह के रास्ते खुले रहे थे। अगर ये कब्र में सीधा कमर के बल लेटा होता तो चंद मिनट में दम घुटने से हलाक हो जाता। मगर वो जो कहते हैं ना, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, सो दैट इज दैट। मैं फ़ोन कहाँ से कर सकता हूँ? मजिस्ट्रेट ने पूछा। मेरे आने तक आप किसी को यहाँ मत आने दे। मैंने अभी तक किसी को नहीं आने दिया, पुलिस सर्जन ने कहा। फ़ोन बाहर काउंटर पर भी है और मेरे कमरे में भी। मैं मुसल्ला गार्ड तलब कर रहा हूँ, मजिस्ट्रेट ने कहा। यह बहुत सीरियस केस है। किसी गैर मुतलका शख्स पर शुबा भी हो तो यहाँ कोई गैर मुतलका शख्स नहीं है। आप लोगों से तो मैं नावाकिफ़ हूँ। पुलिस सर्जन ने मेरी और मोहसिन की तरफ देखा। अगर आप मजिस्ट्रेट साहब के साथ आए हैं तो मुतलका अफराद ही होंगे। बाहर एक शख्स खुद इसका बेटा बताता है, बज़ाहिर गलत नहीं कहता। यहाँ मेरे साथ ही 2 डॉक्टर्स हैं, उनको मैं 2 साल से जानता हूँ। बाकी रही 2 नर्सें।
3 नर्सें, मैंने कहा। जब मैं कमरे में आया था तो यहाँ 3 नर्सें थी। ये गलत है, पुलिस सर्जन ने सख्त लहजे में कहा। एक नर्स शैला गुल है, दूसरी शमीम, तीसरी कोई नहीं। क्यों डॉक्टर सदीकी, क्या मैं गलत बयानी कर रहा हूँ? दूसरे डॉक्टर ने, जो ज्यादा उम्र रसीदा था, हैरानी से इनकार में सर हिला दिया। गार्मन, ये ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कहा। मैंने भी 3 नर्सें देखी थी। ओके, वो तीसरी नर्स कौन थी, कहाँ गई? यहाँ तो इन 2 के सिवा कोई नहीं, और हमने सिर्फ 2 ही को साथ रखा था। शायद इन दोनों में से किसी ने देखा हो। मिस शमीम, मिस शैला, और कौन आया था यहाँ? पुलिस सर्जन ने बरहमी से पूछा। हमने तो किसी को नहीं देखा सर, उन दोनों ने एक साथ कहा और मुस्कुराई। आप सबकी तवज्जो मरीज पर मुर्तकिज थी। आपने नहीं देखा, मगर पीछे वो तीसरी नर्स ग्लूकोज की थैली ठीक कर रही थी। मैंने कहा, आप लोगों ने इसलिए भी नोट नहीं किया कि आप सबके लिबास एक जैसे हैं, मगर मैं अपने अंदेशों का इजहार कर चुका हूँ। आप मरीज को फिर देखिए प्लीज। मैंने मजिस्ट्रेट की तरफ देखा और उसने मेरे लहजे से मजबूर होके मेरी तायद में सर हिलाया। और उस वक्त अचानक मुझे ख्याल आया कि इस तीसरी नर्स को देखते ही मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे इसकी सूरत मैंने पहले भी देखी है। सब नर्सें अपनी सफ़ेद वर्दी में एक सी लगती हैं, और मेरा ज़ाती तजर्बा है कि बहुत कम वाकई हसीन होती हैं। वो तीसरी नर्स बिलाशुबा हसीन थी, मगर वो कौन थी? सूरत आशना क्यों लगी थी, और यकलख्त कहाँ गायब हो गई? मैं सोचने पर मजबूर था और मेरे अंदेशे यकीन में ढल रहे थे। डॉक्टरों ने बाद नौखास्ता बेड का रुख किया। डॉक्टर सदीकी अभी चंद मिनट पहले ही तो हटे हैं बेड के पास से, मगर आप लोग मुझसे रहे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, पुलिस सर्जन ने कहा। दोनों नर्सें खुद ब खुद बेड के दूसरे किनारे की तरफ हो गई और मैं पैरों की तरफ खड़ा रहा। मजिस्ट्रेट फोन करने के लिए जा चुका था। पुलिस सर्जन ने गोरकन के हाथ पर अपना हाथ रखा, शायद ये देखने के लिए कि जिस्म गर्म है या नहीं, लेकिन मेरी नजरें गोरकन के साकत जिस्म पर थी। वो आंखें बंद किए लेटा था और कंबल के नीचे उसके सांस का खफीफ सा जीरो बम भी महसूस न होता था। पुलिस सर्जन ने गोरकन की नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई पर उंगलियां रखी। फिर उसने डॉक्टर सदीकी की तरफ देखा और एक झटके से कंबल हटा दिया। स्टेथोस्कोप से चेक कीजिए, पुलिस सर्जन ने कहा। तशवीश के आसार उसकी सूरत से भी यहाँ थे और उसके लहजे से भी।